नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में नए भारत में हो रहे हैं परिवर्तन के डॉक्टर अरुण कुमार राज ने नई शिक्षा नीतियों के बारे में विस्तार से बताया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने शिक्षा में ऑनलाइन की शुरुआत को लेकर जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। नई शिक्षा नीति और सामाजिक सोच में कितना तालमेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में कहा है कि ये शिक्षा नीति सभी के परामर्श से तैयार की गई है। यह कोई सर्कुलर नहीं बल्कि महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा और नई सदी तैयार करेगा। प्रधानमंत्री का यह भाषण उनके संवाद कौशल की ही ताजा कड़ी है। असल सवाल यह है कि बिना क्या आजाद भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति नई सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी। दूसरे, हर शिक्षा नीति अपने विजन और आकांक्षा में अच्छी ही थी, लेकिन उनके धरातल पर उतरने के लिए जमीन आसमान का फर्क रहा है। तीसरे, क्या यह शिक्षा नीति भी समूचे समाज की आकांक्षाओं, आग्रहों और सोच को संतुष्ट कर पाएगी, क्योंकि व्यवहारिक जरूरतें कुछ और हैं और शिक्षा नीति अपने ढंग से चीजों को देखती है। नई शिक्षा नीति का एक अहम बिंदु प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना है। यह तो पहले से था, लेकिन बीते 3 दशकों में शिक्षा के निजीकरण और अर्थव्यवस्था के कारपोरेटीकरण ने भारतीय भाषाओं में शिक्षा के आग्रह को अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत और जुनून ने लगभग दफन कर दिया है। दरअसल एक तरफ देसी जबान में आरंभिक शिक्षा और दूसरी तरफ शिक्षा का निजीकरण परस्पर विरोधी है। नई शिक्षा नीति इस विरोधाभास को तोड़ने का कोई उपाय शायद ही सुझाती है। इस देश में अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने अपने सत्ता को मजबूत करने तथा पश्चिम में हो रहे वैचारिक, वैज्ञानिक और ज्ञानात्मक बदलाव से भारतीयों को परिचित कराने में देश अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा लागू की। देश पारंपरिक गुरुकुलों, पाठशालाओं, मदरसों को पुरानी शिक्षा से बाहर निकलकर वैश्विक ज्ञान के क्षितिज से परिचित होने लगा। हालांकि इसी के साथ समाज के एक बड़े शिक्षित वर्ग में यह भावना थी पनपने लगी है कि हमारा प्राचीन ज्ञान तो जो कुछ है वह सब बेकार है। वह सोच भी गलत थी। ब्रिटिश इंडिया ने पहली शिक्षा नीति 1935 में लॉर्ड मैकाले के समय आई। मैकाले भारतीय पारंपरिक शिक्षा के विरोधी थे और उन्हें हे दृष्टि से देखती थी। उस नीति के फलस्वरूप भारतीय समाज का उच्च वर्ग अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने लगा। इसमें दूसरा बड़ा बदलाव 1854 में हुआ, जब शिक्षा का लोक व्यापीकरण शुरू हुआ और सभी ईस्ट इंडिया कंपनी शासित प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। उस समय भी आंतरिक शिक्षा स्थानीय भाषा में और माध्यमिक शिक्षा स्तर में अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती थी। यह सिलसिला लगभग देश आजाद होने तक चला। इस बीच शिक्षा में आमूल बदलाव की एक कोशिश 1937 के कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनने के बाद की गई, लेकिन ये सरकारें ज्यादा नहीं टिकी। 1947 में देश स्वतंत्र होने के बाद शिक्षा के आधुनिकीकरण, गुणवत्तापूर्ण और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के कई उपाय नेहरू युग में किए गए। उसी दौरान भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और शिक्षा का माध्यम उन्हें ही बनाने की बात भी जोरों से उठी। नेहरू के जमाने में ही 1956 में त्रिभाषा फार्मूला भी आया, जिसे मोदी सरकार की शिक्षा नीति में भी शामिल किया गया है। हालांकि यह तब भी स्वैच्छिक था और अब भी स्वैच्छिक है। वैसे नेहरू के जीते जी देश की अधिकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बन पाई। यह काम दौलत सिंह कोठारी आयोग ने 1968 में किया। तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इस नीति में शिक्षा की मौलिक पुनर्संरचना की बात कही गई थी। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा पर जोर, हिंदी को बढ़ावा तथा त्रिभाषा फार्मूले को अधिकृत तौर पर मंजूरी दी गई थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में लाई गई। इसमें सभी को शिक्षा के समान अवसरों पर जोर था। खासकर कमजोर वर्गों तक शिक्षा पहुंचाने पर देश के मुक्त विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा नवोदय विद्यालयों की शुरुआत की गई। इसी नीति के शिक्षा पर बजट का 6% खर्च करने की बात भी की गई। 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किए गए। प्रोफेशनल और तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं अनिवार्य की गई। इस दौर में उच्च शिक्षा के निजीकरण की भी शुरुआत हुई। अब जब पीएम मोदी के कार्यकाल में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तब शिक्षा के निजीकरण का दायरा बहुत व्यापक हो चुका है। बल्कि यह कहना
ज्यादा सही होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की भूमिका घटती जा रही है और शिक्षा माफिया ही परोक्ष रूप से अलग अलग स्तर पर शिक्षा को संचालित कर रहा है। प्राथमिक तो क्या, प्री स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के एक समानांतर व्यवस्था चल रही है। शिक्षा के इस दुनिया में सिर्फ पैसे, शोषण और दबंगई का बोलबाला है। इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। हालांकि कुछ निजी शिक्षा संस्थान अच्छा काम भी कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में ए ग्रेड उच्च शिक्षा संस्थानों का पूरा फ्री हैंड देने का अर्थ यह है कि वो आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी होंगे। इस स्वावलंबन की कीमतें लोगों को देनी होगी, जिसमें सर्वाधिक मुश्किल गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को होनी है। यूं अब तक आई हर शिक्षा नीति की बातें और उद्देश्य अच्छे ही रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि जिस परिवर्तनकारी बताया जा रहा है वह भी केवल नीति ही है, शिक्षा व्यवस्था नहीं। कहा जा रहा है कि बच्चे को पूर्व मध्यम के स्तर पर क्रिएटिव पढ़ाई का मौका मिलेगा। हालांकि छठी के बच्चे की क्रिएटिविटी को कैसे समझा जाएगा और इस उम्र का बच्चा खुद अपने भीतर की क्रिएटिविटी को किस रूप में महसूस कर पाएगा, यह जटिल प्रश्न है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात छोटी कक्षाओं में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई की है। यह फैसला सही है, लेकिन क्या वह हमारे सामाजिक सोच से भी मेल खाता है? इस पर विचार बहुत जरूरी है। आज अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना चाहता है जो पहली तो किसी केजी में अंग्रेजी में शिक्षा देता हो। कारण यह मान्यता कि अंग्रेजी में शिक्षा ही आजकल रोजगार, प्रगति और सामाजिक रौब की गारंटी है। हालांकि सभी शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि बच्चों को आरंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में देना ही न्याय संगत है, लेकिन हमारा कुछ और सोच रहा है, इसलिए कि वह जो कुछ होता देख रहा है वह शिक्षा नीति की सदस्यता से मेल नहीं खाता। लगभग पूरे निजी क्षेत्रों और कॉरपोरेट के कामकाज की भाषा मुख्यतः रूप से अंग्रेजी ही है। यह क्षेत्रीय भाषा तो दूर, हिंदी की हैसियत भी ज्यादा से ज्यादा माल बेचने की जरूरत के रूप में ही है। बड़ा विरोधाभास यही है कि एक तरफ सरकार तेजी से हर क्षेत्र का निजीकरण कर रही है और तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की पैरवी भी कर रही है। यह जमीनी सोच है या जनता को भुलावा? ऐसे में कितने लोग हैं कि अपने बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाना चाहेंगे? इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ने में बच्चा ज्ञानी हो जाता है, लेकिन वह उस लाइन में जरूर खड़ा हो जाता है जहां से ज्ञानी होने के नकली आभामंडल झिलमिलाने का आभास मिलता है। अगर इस नीति के बहाने सरकार समाज में सोच में ही आमूल बदलाव लाना चाहती है तो यह नामुमकिन सा है, क्योंकि भारत जैसे देश में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान साधना ना होकर किसी तरह रोजगार हासिल करना है। जब भजन कीर्तन से ही साध्य हासिल हो जा रहा है तो ज्ञान अर्जन की क्या जरूरत? हम कोई मौलिक या आधारभूत काम करने की विश्वास नहीं रखते। चीन से भी हम इसलिए मात खा गए क्योंकि हमारी निजी कंपनियां शोध और अनुसंधान पर कौड़ी भी मुश्किल से खर्च करती है। इसी तरह ज्यादातर सरकारी शोध संस्थानों की हालत भी केवल रोजगार दाता संस्थानों की है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि नई शिक्षा नीति नए भारत की नींव रखेगी, लेकिन नए भारत की नींव वास्तव में तभी रखाएगी जब सचमुच ज्ञान और ज्ञानियों का पुरस्कार होगा, उसका बात का महत्व मिलेगा। तिकड़मियों और मूर्खों की जगह सच्चे विद्वानों की सुनी जाएगी। किसी भी नीति की सफलता तभी है जब वह व्यवहारिक की कसौटी पर खरी उतरे। केवल शैक्षिकता से कुछ नहीं होता। जो बात डराती है वह यही है, सदीक्षा और जमीनी हकीकत में कोई तालमेल ना तो है और ना ही इसे बिठाने का कोई दृढ़ और दूरगामी आग्रह है। हालांकि शिक्षा नीति में भी कई अच्छाइयां हैं, लेकिन कई लोग नीति से ज्यादा नियत पर शक कर रहे हैं। यह शक निराधार है या तो नीति को अमली जामा पहनाने के तरीकों से ही पता चलेगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस के नए कॉन्सेप्ट से जूझते टीचर्स और पेरेंट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के चलते अभी सिर्फ घर से ही पढ़ाई चल रही है। स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई
ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ही नया है और ज्यादातर टीचर्स ने जब टीचिंग का कोर्स किया गया तो ऑनलाइन क्लास का दूर तक नामो निशान तक नहीं था। ज्यादातर टीचर्स तो 40 साल के ऊपर के हैं, उन्होंने शायद ही कभी जूम या किसी और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। वह तो यह भी नहीं जानते होंगे कि किसी ऑनलाइन क्लास में कैसे पार्टिसिपेंट्स को कम्युनिकेट किया जा सकता है, कैसे स्क्रीन फ्रीज की जा सकती है। और सिर्फ टीचर से क्यों, हम जैसे ज्यादातर पेरेंट्स के साथ भी यही समस्या है। यह समस्या ना जाने कितने पेरेंट्स महसूस कर रहे होंगे। ज्यादातर घरों में एक ही लैपटॉप होता है, उस पर भी अगर समय निकल गया, ऑफिस के काम को थोड़ा आगे पीछे करके बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड भी करवाओ तो ना ही बच्चों को कुछ समझ आता है और ना ही टीचर्स, खासकर कि वो तो अपनी रिटायरमेंट के करीब है, को ऑनलाइन क्लास लेने का कोई ज्ञान है। भले ही हम सब व्हाट्सएप से ग्रुप कॉल कर लेते हैं, लेकिन 4 लोगों से बात करना अलग है और 40 बच्चों को एक साथ पढ़ाना अलग। इसके लिए एक प्रॉपर मैनुअल की जरूरत थी और जहां ऑनलाइन क्लास लेने से पहले तो टीचर को सिखाया जाता, बताया जाता कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को आसानी से कंडक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि बच्चों से पहले यह मैनुअल उनके पेरेंट्स को सिखाना चाहिए था कि किस तरह से आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कब बोलना कब नहीं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्कूल एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू कर सकते हैं, जहां से जुड़कर पेरेंट्स बता पाए कि उन्हें क्या समस्या आ रही है। साथ ही साथ फीडबैक का भी मैकेनिज्म होना चाहिए। यह जानना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस जिस मकसद के लिए हो रही है, क्या वो सफल भी हो रही है या नहीं। वरना अगर सिर्फ फीस के लिए बच्चों को अगर कुछ घंटे लैपटॉप या मोबाइल के आगे बैठना बहर है तो अलग बात है। यहाँ शिकायत टीचर्स या अभिभावकों से नहीं बल्कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से है, जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर मोटी फीस तो वसूल लेता है, लेकिन उसके बदले ना ही वो टीचर्स की स्किलिंग कर रहा है और ना ही उन्हें वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो आसानी से क्लासेज ले पाए। कोरोना का यह समय अभी नहीं जाने वाला और हमें इस ऑनलाइन क्लास को गंभीरता से लेना होगा और देखना होगा किस तरह से इसे कारगर बना सकते हैं। हमें यह मानकर चलना होगा कि आने वाले भविष्य में ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट कोरोना की वजह से कोई मजबूरी नहीं बल्कि हम सबकी सहूलियत और आज की शिक्षा व्यवस्था का विकल्प होगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।